जनरेटिव एआई। सो दिस सेशन आज डिस्कस करते हैं हम जनरेटिव एआई के फंडामेंटल्स। एक्चुअल में जनरेटिव एआई है क्या? जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में क्या डिफरेंस है? क्या आर्टिफिशियल एआई तो जनरेटिव एआई, यहाँ पे एआई का वर्ड अपन यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट हमने बहुत सारे वर्ड्स और सुने हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। इनका जनरेटिव एआई से क्या रिलेशन है? और जनरेटिव एआई में करंट स्टेट ऑफ आर्ट्स कौन कौन से टूल्स हैं? जनरेटिव एआई कितने टाइप्स की हो सकती है? और बिहाइंड द सीन क्या है? कौन से मॉडल्स होते हैं जो जनरेटिव एआई के बिहाइंड में चलते हैं? ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो जनरेटिव एआई फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, जेन एआई क्या है। और डेटा साइंस भी आपने काफ़ी सुना होगा, डेटा साइंस ऐसे कुछ वर्ड करके, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इन सब में क्या है, ये चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। डेटा साइंस क्या है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर जेन एआई एक और बड़ा हो गया। ऐसे कुछ ना कुछ करते आते ही रहता मार्केट में। तो क्या चीज़ें हैं? तो बेसिक में बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिग अम्ब्रेला है। यहाँ पे मैंने जो वेन डायग्राम बना रखा है उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ा वेन डायग्राम टाइप है। मान लो ये कंप्लीट वर्ल्ड है और यहाँ पे एक बड़ा डायग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। सिंपल वर्डों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर सिस्टम, ऐसा हम बोल सकते हैं, जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस एग्जिबिट करता हो, शो करता हो। इस तरह का कोई सिस्टम होता हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसे सिस्टम्स को बनाने के लिए जो एल्गोरिदम्स काम में लेते हैं, और एल्गोरिदम रिलेटेड टू बिल्ड सच ए इंटेलिजेंट सिस्टम, और उन एल्गोरिदम का जो स्टार्टिंग एल्गोरिदम्स हैं जिसको हम क्लासिकल एल्गोरिदम बोलते हैं, ऐसे एल्गोरिदम होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। सो मशीन लर्निंग क्या है? एक तरह से सब फील्ड बोल सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ पे क्लासिकल एल्गोरिदम जो सॉल्व करते हैं एआई प्रॉब्लम्स को। फॉर एग्जांपल, आपने ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में भी तीन टाइप के कुछ और एल्गोरिदम मेजरली जब स्टडी किया होगा तो उसमें दो होगा, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। और इस तरीके से मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट मेजरली 2 कैटेगरी यह है। अब सुपरवाइज लर्निंग मतलब हमारे पास में लेबल है, कुछ बताना है कि ये इनपुट है, इस हिसाब से आपको लर्न करना है। अनसुपरवाइज मतलब कि आपके पास में बहुत लार्ज कॉन्टेक्स्ट बट लेबल नहीं है, क्लस्टरिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसमें बहुत सारे दुनिया भर के एल्गोरिदम्स मिलेंगे। अब डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग आल्सो सब फील्ड, या एक तरह से उसका एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग का, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। अब एग्जांपल हम लेते हैं कि एक इमेज है, उसके अंदर 3 या 4 क्लासेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। उस इमेज में उस पिक्सल लेवल पे ये क्लासीफाई करना है कि ये पिक्सल पर्टिकुलर किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, एक इमेज में कैट और डॉग दोनों हैं, और हमें ये पहले से लोकलाइज करना है कि इसमें 2 एनिमल हैं। लोकलाइज करने के बाद में क्लासीफाई करना है कि ये पिक्सल्स रिलेट कर रहे हैं कैट के या डॉग के। तो जो सेफ डॉग का है उसको सेगमेंट आउट करना है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए या ऐसे पैटर्न को निकाल के क्लासीफाई या डिटेक्शन, लोकलाइजेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं करने के लिए, कॉम्प्लेक्स पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स पैटर्न अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं ना कहीं पे जो हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं, या फिर, और डीप लर्निंग में मोस्ट ऑफ द जो पिक्चर है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क से होती है। और न्यूरल नेटवर्क की डिफरेंट सेट ऑफ लेयर है, सीक्वेंस ऑफ लेयर बना के, डेप्थ लेयर बना के उस कॉम्प्लेक्स पैटर्न को अंडरस्टैंड करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। तो वो जो सब फील्ड है वो डीप लर्निंग है। तो डीप लर्निंग इटसेल्फ सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग है। अब जनरेटिव एआई ने जो नया वर्ड है, जनरेटिव एआई आल्सो, एक्चुअल में जनरेटिव एआई यूज करता है डीप लर्निंग मॉडल्स को।
मोस्ट ऑफ द टाइम डीप लर्निंग मॉडल को करता है। बट सभी के लिए यदि कंप्लीट पिक्चर ऑफ जेन एआई के हम बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही डीप लर्निंग है जेन एआई के अंदर, थोड़ा कॉन्टेक्स्चुअल बाहर भी है। बट यदि एआई के मॉडल्स हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द डीप लर्निंग मॉडल्स हम जनरेटिव एआई में यूज़ करते हैं। कौन कौन सी डीप लर्निंग मॉडल्स जनरेटिव एआई में रहते हैं वो सारे लेटर सेशंस में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट और ये डिफरेंस अपन को समझ में आता है कि किस तरह से ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन रही है, कौन सा फील्ड किस से किस सुपर फील्ड से रिलेट कर रहा है। अब दूसरा एक और जो वेन डायग्राम बना हुआ है वो है डेटा साइंस। डेटा साइंस में डीप लर्निंग, कुछ डेटा साइंस प्रॉब्लम्स होती हैं जो डीप लर्निंग से अपन सॉल्व करते हैं, कुछ मशीन लर्निंग से सॉल्व करते हैं, कुछ कॉमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स होती हैं वो कुछ मिला के सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा भी हम रिजेक्ट्स यूज़ करते हैं या फिर कोई भी एल्गोरिदम बना के, कुछ भी एल्गोरिदम बहुत सारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टू बिना एआई के भी हम डेटा साइंस या बिना मशीन लर्निंग डीप लर्निंग किए बिना भी कुछ डेटा साइंस की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो डेटा साइंस क्या करता है, इधर भी यूज़ करता है और इसके बिना भी वो डेटा साइंस कर सकता है। जरूरी नहीं कि एआई मॉडल ही डेटा साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। डेटा से इंसाइट निकालना है, जरूरी नहीं कि एआई से ही डेटा इंसाइट निकले, वो उसके बिना भी डेटा का इंसाइट निकाल सकता है। तो डेटा साइंस कॉमनली यूज्ड एआई एल्गोरिदम्स, इसके अलावा वो बिना यूज किए भी। मेन प्रॉब्लम डेटा साइंस की ये है कि डेटा को एनालाइज करना, उससे इंसाइट निकालना, उससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकाल के उसका यूज़ करना फॉर फ्यूचर और फॉर डिसीजन मेकिंग, ऐसा करके वो डेटा साइंस फील्ड में ऐसा आता है। सो डेटा साइंस का स्ट्रीम अपन को समझ में आता है। तो ये जस्ट बैकग्राउंड है कि किस तरह से एक फील्ड दूसरे फील्ड को रिलेट कर रहा है। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं कि व्हाट इज़ जनरेटिव एआई। अभी लास्ट फ्यू सेशंस में हमने कुछ क्लासीफायर मॉडल्स कुछ ऐसे करके अपने डिस्कस किया, वहाँ पे हम कुछ जनरेट नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में, फिर भी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जैसे कुछ नंबर प्रिडिक्ट किया कि हमें एक नंबर बताओ 0 से 1 के बीच में, कि ये कॉन्फिडेंस स्कोर के टाइप में बताओ, कुछ प्रिडिक्शन नंबर बताओ कि इस हाउस की प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पे नंबर का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो क्या वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो नंबर जनरेट भी हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि वो जनरेट हो रहा है। तो उसको हम जनरेटिव एआई में कंसिडर नहीं करते। वो उसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि वो रिलेट कर रहा है पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के क्लासिफिकेशन को लेके, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को लेके, ऐसा करके। लेकिन वहाँ पे कोई जनरेशन इस प्रकार, यदि आप जनरेट करते हो कोई नंबर जनरेट करते हो किसी प्रिडिक्शन या क्लास ऐसा करके, तो वहाँ पे वो जनरेट नहीं है। एक तरह से एक सिंबॉलिक वैल्यू आप निकालते हो जिससे कि हमें पता लगे कि ये क्लास क्या है, या कैट है या डॉग है, तो वहाँ पे वो जनरेटिव नहीं होगा। जनरेटिव का सिंपल शब्दों में हम एक्सप्लेन करें तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक लाइन दिया कि प्लीज़ गिव मी ए स्टोरी रिलेटेड टू ए क्रो। आपने बोला कि एक क्रो से रिलेटेड मेरे को स्टोरी दो। तो उसने, जो आपने जनरेटिव मॉडल से पूछा कि क्रो से रिलेटेड मेरे को स्टोरी चाहिए, तो वो आपको स्टोरी जनरेट करके देगा कि ये लो क्रो की 4 या 5 स्टोरीज हैं। तो इनपुट यहाँ पे टेक्स्ट होगा और आउटपुट भी टेक्स्ट होगा, ऐसे करके। तो इस प्रकार से कुछ जनरेशन होता है, तो वो जनरेटिव एआई के अंदर आएगा। और जनरेटिव एआई में टेक्स्ट एज ए इनपुट, टेक्स्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, ऑडियो जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं, 3D मॉडल भी जनरेट कर सकते हैं, एनिमेशन वीडियो ऐसा कुछ, या एनिमेटेड या कुछ जीएफ इमेजेस हैं, ऐसे भी कुछ जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ भी जनरेशन हो, इसके टूल्स और इसके कॉन्सेप्ट सबके अलग अलग रहते हैं कि टेक्स्ट जनरेट करने के लिए क्या होगा, इमेज जनरेट करने के लिए क्या होगा, ऑडियो जनरेट करने के लिए क्या होगा, वीडियो जनरेट करने के लिए क्या होगा, और 3D मॉडल जनरेट करने के लिए क्या होगा। तो टाइप ऑफ यदि जनरेटिव मॉडल हैं तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेटिव मॉडल, और इमेज जनरेटिव मॉडल, ऑडियो जनरेटिव मॉडल। अब इसमें वेराइटी हो सकती है, और वेराइटी ऐसे हो सकती है कि इनपुट इज ए टेक्स्ट, आउटपुट इज ए टेक्स्ट।
दूसरा होता है इनपुट इज ए टेक्स्ट एंड आउटपुट इज ए इमेज। आप ऐसे मॉडल को बोल सकते हो कि मेरे को वो इमेज दो जहाँ पे दो पर्सन एक टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, ऐसा करके इमेज जनरेट करके दो। तो आपने इनपुट में टेक्स्ट दिया, आउटपुट में इस प्रकार की जो डिस्क्रिप्शन हमने शो किया वो जनरेट करके एज ए इमेज हमको मिलता है, राइट। ऐसे ही आपने कॉन्टेक्स्ट दिया कि मेरे को ऐसा म्यूज़िक या कुछ स्क्रिप्ट या ऑडियो बना के दो जो उसमें कुछ आपने डिस्क्रिप्शन लिखा तो आपको ऑडियो जनरेट करेगा। तो टेक्स्ट एज ए इनपुट, आउटपुट एज ए ऑडियो, तो इनपुट टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ऑडियो जनरेट करके दे रहा है। ऐसे करके आपने कुछ वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया तो टेक्स्ट टू वीडियो या टेक्स्ट टू 3D मॉडल, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी कैटेगरी होगी इमेज टू इमेज जनरेशन। आपने एक बोला कि ये मेरी एक रेफरेंस इमेज है, इस प्रकार के 1000 इमेज मेरे को वेरिएशन में जनरेट करके दो। तो आपने इनपुट में एक इमेज दिया और आउटपुट में आपको वेराइटी ऑफ इमेज मिला आपको। ऐसा ही ऑडियो, तो इमेज टू इमेज जनरेशन, इमेज टू वीडियो, एक इमेज दिया उससे कुछ कॉन्ट्रास्ट लेके आप 1 या 2 मिनट का वीडियो जनरेट करो। ऐसा करके इमेज टू वीडियो बनाना हो या 3D मॉडल बनाना हो, इमेज टू 3D मॉडल ये काफ़ी पॉपुलर है अभी। कोई एक इमेज दी उसका 3D मॉडल चाहिए हमें, जो एक्चुअली मार्केटिंग में काफ़ी पॉपुलर है। यदि आप अमेज़ोन पे जाते हो तो आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है, वो सब 3D मॉडल से मिलता है। तो इस तरह से इमेज टू 3D मॉडल जनरेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडस्ट्री में वाइड रेंज पे काफ़ी यूज़ हो रहा है। बाकी डेली लाइफ में आप चैट जीपीटी ऐसा कुछ यूज़ करते हो, वो यूज़ हो रहा है। थोड़ा से आगे कुछ टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और वाइड रेंज में वो यूज़ हो रहे हैं। तो वो जो टूल्स हैं उन टूल्स की हम बात करें तो जैसे चैट जीपीटी आप यूज़ कर रहे हो, चैट जीपीटी काफ़ी वाइड टेक्स्ट एज इनपुट और टेक्स्ट एज आउटपुट यूज़ हो रहा है। चैट जीपीटी का जो एक और लाइसेंस वर्जन है उसमें टेक्स्ट एज इनपुट एंड इमेज एज आउटपुट यूज़ हो रहा है। डायल ई अनदर टूल है जो ओपन एआई ने लॉन्च किया, वो चैट जीपीटी के साथ में ही है और उसके कुछ क्रेडिट मिलते हैं फ्रीली यूज़ करने के, और उसके बाद में कुछ क्रेडिट पर मंथ मिलते हैं और इसका लाइसेंस वर्जन भी अवेलेबल है। ऐसे डायल ई भी एज ए इनपुट इज ए टेक्स्ट एंड आउटपुट एज ए इमेज, आप एनिमेशन इमेज जनरेट कर सकते हो, ऐसे कुछ है। कोपायलट गिटअप, ये भी एक ओपन टूल्स है जेन एआई का। यहाँ पे आप कोड जनरेट कर सकते हो, कुछ बोलो कि मेरे, या फिर आप इनपुट एज ए कोड दो, बोलो कि इस कोड को सही करके दो, तो वो कोड को पूरा गिटअप रेपोजिटरी में जाएगा, चेक करेगा और पूरा कोड को ठीक करके दे देगा। आप बोलो मेरे को इस तरह का कोड चाहिए, तो इवन कोड चैट जीपीटी जनरेट कर रहा है, बट यदि आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प चाहिए, डिबगिंग में हेल्प चाहिए, इवन ये ऑटोमेटिक कोड जनरेट भी करता है। आप कोड लिख रहे हो तो ऑटोमेटिक सजेशन भी दे देगा आपको। इस तरह से कोपायलट गिटअप का है, तो कोड के लिए काफ़ी हेल्प है। बोर्ड ये गूगल का है जो और यूएस में यूज़ हो रहा है अभी, कम्प्लीटली उन्होंने लॉन्च भी नहीं किया। यूएस एंड यूके में यूज़ हो रहा है, ओनली दैट कंट्री रिस्ट्रिक्टेड। सो बोर्ड एआई यूज़ फॉर कन्वर्सेशन इंटेलिजेंस, फॉर कन्वर्सेशन के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए काफ़ी पॉपुलर है। और इसके अलावा भी टूल्स हैं जो, ये तो बड़ी कंपनियों के हैं, इसके अलावा ये गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट दोनों के हैं। इसके अलावा हैं जो स्टार्टअप्स कंपनी आई है जिन्होंने काफ़ी एआई जनरेटिव एआई टूल यूज़ करके, जैसे मिड जर्नी, ऐसे काफ़ी और भी कंपनी हैं जो ऐसा सॉल्यूशंस बना रही हैं, दे रही हैं। तो ये लेकिन उनका फ्री थोड़ा रहता है, उसके बाद में लाइसेंस रहता है। तो ये सारी टूल्स हैं जो मार्केट में यूज हो रहे हैं। अब बिहाइंड द जेन एआई क्या होता है? अभी ये तो मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया है कि जेन एआई क्या है और कैसे जेन एआई के कितने टाइप्स हो सकते हैं, किस टाइप से हो रहा है मार्केट में, और फंडामेंटल्स क्या हैं। अब बिहाइंड द जेन एआई कैसे कर रहा है, वो कैसे जनरेट कर रहा है, उसके बिहाइंड कौन कौन से मॉडल्स काम कर रहे हैं। सो यदि टेक्स्ट टू टेक्स्ट के, जैसे चैट जीपीटी पहले अपन ने डिस्कस किया, तो चैट जीपीटी टेक्स्ट टू टेक्स्ट है, तो वहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स काम में आ रहे हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ऐसे ही कुछ इमेज जनरेशन हुआ है, वीडियो जनरेशन हुआ है, तो वहाँ पे गेन्स काम में आ रहे हैं। जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क बोलते हैं इसको, वो गेन्स काम में आ रहे हैं। इन दोनों का जो मेन बैक एंड है, इन कॉन्सेप्ट है, वो एनकोडर डिकोडर। एनकोडर डिकोडर सब में यूज़ हो रहा है। एनकोडर डिकोडर जो यूज़ हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मर, तो इनका जो बैकबोन है वो ट्रांसफॉर्मर भी है। और
ट्रांसफॉर्मर के पहले की जो हिस्ट्री है वो है CNN। तो ट्रांसफॉर्मर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एडवांस वर्जन है जो कॉन्टेक्सुअल लर्निंग को काफ़ी अच्छे तरह से यूज़ करता है। और CNN की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। CNN का मतलब कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, जो पहले हमने स्टडी की थी उसमें कुछ बहुत प्रॉब्लम है ट्रेनिंग को लेके, लार्ज डेटा को लेके, एक्सप्लोइट ग्रेडियंट या कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग को लेके, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ट्रांसफॉर्मर ले गया है। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर आने के बाद में ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई। जनरेटिव AI का एक तरह से नया सीन शुरू हुआ। ऐसा नहीं था कि जेन AI है, LLM पहले नहीं हुआ करते थे। पहले भी गैन और LLM के दुनिया भर के पेपर हैं। इवन गैन के पेपर 5-5, 10-10 साल पुराने आपको मिल जाएंगे कि गैन किस तरह से वर्क करता है। लेकिन गैन को उसको पेपर को थ्योरेटिकली और फंडामेंटल को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरह के कुछ एल्गोरिथम्स और चाहिए तो जो कॉन्टेक्सुअल लर्निंग करे, लार्ज कॉम्प्लेक्स पैटर्न को अंडरस्टैंड करे, डिफरेंट पैटर्न को अंडरस्टैंड करके लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ में इसको स्टोर करिए। आपने फॉर एग्जांपल 4-5 पैराग्राफ का इनपुट देके बोला कि मेरे को समराइज करके दो, तो इतना बड़ा पैराग्राफ लेगा वो, फिर उसको समराइज करेगा, मतलब कि और उसके कॉन्टेक्स्ट भी ध्यान रखेगा कि एप्पल सेव है या एप्पल कंपनी है। एप्पल यहाँ पे कंपनी भी हो सकती है और एप्पल एक फ्रूट भी हो सकता है। और जहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो उसको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है। तो इस तरह की सारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज को स्टोर करके रखना है, कॉन्टेक्स्ट भी निकालना है, ये सारा काम करना है। तो वो ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत समय पहले नहीं था। उसके बाद में अटेंशन मैकेनिज्म, डिफरेंट टाइम के अटेंशंस आए, फिर CNN ने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। CNN के साथ में अटेंशन, फिर RNN और सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग, LSTM, इसने काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व की। उस सारे एल्गोरिदम को एक्सटेंड करते हुए फिर ट्रांसफॉर्मर आया। ट्रांसफॉर्मर ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करके, होता है इनसाइड में एनकोडर डिकोडर होता है, बट उसका लर्निंग का तरीका डिफरेंट होता है और वो सब मेंटेन करता है। ये सब चीज़ें हैं। इन डेप्थ हम इसमें नहीं जाएंगे, बट सरफेस लेवल पे यदि आप स्क्रैच से मॉडल बिल्ड करते हो तो आपको थोड़ा स्क्रैच से जानना ज़रूरी है। लेकिन आपको एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो उनमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा ये पता हो कि एनकोडर डिकोडर ट्रांसफॉर्मर ये क्या होता है। ये होता है क्योंकि CNN और ये सब अपन ने थोड़ा देख लिया, तो मेरे को लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी रह जाएगी इनको समझने में, बट ईजी रहेगा। इनमें अपन इतना डेप्थ भी ही नहीं जाएंगे कि एनकोडर डिकोडर ट्रांसफॉर्मर ये सब अटेंशन मैकेनिज्म, ये फिर क्या होता है कि पूरा डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन का कोर्स में चला जाता है। तो डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन में नहीं जाएंगे। सरफेस लेवल पे जब जरूरत पड़ी तो वी विल एक्सप्लेन इन लेटर। और नेक्स्ट सेशंस में हम शुरू करेंगे गेन और इमेज जनरेशंस कैसे होगा वो यहाँ से अपन शुरू कर दें। चैट GPT तो है ही, और फिर बीच में अपन थोड़ा टेक्स्ट टू इमेज भी देखेंगे, कुछ लैंग्वेज मॉडल यूज़ करके, फिर गेन यूज़ करके ऐसा कुछ करेंगे। तो जो नेक्स्ट टाइम है वो इंट्रोडक्शन टू गेन, वो अपन शुरू करते हैं उसके फंडामेंटल। और जो गेन अपन बिल्ड करेंगे वो गेन जो लास्ट फ्यू सेशन में अपन ने डिस्कस किया कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क अच्छे से हमने समझा। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूज करके अपन गेन बनाएंगे और गेन बना के इमेज जनरेट भी करेंगे और उसको डिप्लॉय भी करेंगे, एंड टू एंड डिप्लॉय करेंगे, जहाँ पे डिप्लॉयमेंट इनिशियली लेवल पे AWS EC2 इंस्टेंस का यूज़ करके अपन डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ में जो डिप्लॉयमेंट करने के लिए कंट्राई सोल्यूशन है, वाट एवर जो भी अपन यूज़ करेंगे वो करेंगे। तो गैन, LLM, एनकोडर ये सब करेंगे, उसमें गैन शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। सो फॉर दिस सेशन टुडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चंस वी हैव वी कैन डिस्कस।